be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब इसी हफ्ते के अंदर पहले स्वीडन, देन नेदरलैंड, देन कनाडा ये अनाउंस करते हैं कि हम ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए अपने मिलिट्री ट्रूप्स को तैनात करेंगे। अब उसी के बाद में जब अभी जो डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अभी व्हाइट हाउस गए हैं, जहां पे बात की जा रही है कि ग्रीनलैंड का कोई एक कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ सकता है क्या, जब से ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अब हम ग्रीनलैंड को भी कब्जा के रहेंगे और यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। बट अब धीरे धीरे यूरोपियन नेशन जो हैं इसको कहीं ना कहीं एक सीरियस थ्रेट मान के ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए आपको यूरोपियन सिक्योरिटी मिशन देखने को मिल रहा है जिसमें ग्रीनलैंड को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है या फिर 45 उसके आसपास एक वॉल बनाई जा सकती है अगर यूनाइटेड स्टेट्स अटैक करने की कोशिश करता है तो। और ये जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है ना, ये काफ़ी सारे सवाल खड़े कर देता है जिसको वन बाय वन हम जानेंगे कि इस इशू में कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं और कैसे इवन नेटो भी डेंजर के अंदर है। अब पहले तो स्वीडन, नेदरलैंड और कनाडा ने ये सब कुछ कहा, बट उसके बाद में धीरे धीरे रिपोर्ट्स निकल के आती हैं जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस अब ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम अपने ट्रूप्स को तैनात करेंगे ग्रीनलैंड जो टेरिटरी है, जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक हिस्सा है। चाहे जर्मनी हो, जर्मनी ने डिसाइड कर लिया है, फ्रांस ने डिसाइड कर लिया है, इवन यहां तक बात की जा रही है कि ब्रिटेन भी बात कर रहा है, इवन जर्मनी और फ्रांस के जो लीडर्स हैं उनके साथ में कि क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो ब्रिटेन की तरफ से अभी कोई कॉल आया नहीं है, बट हाँ, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नेदरलैंड, कनाडा ये सारे अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं ग्रीनलैंड की तरफ, जिस तरीके से थ्रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब हुआ क्या है कि ये जो जर्मनी और फ्रांस का अनाउंसमेंट आया है, ये तब आया जब डेनमार्क के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पे गए हुए थे, जहां पे उनकी मुलाकात और बातचीत होती है जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं एज वेल एज जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, एज वेल एज जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस उनके साथ में। और वहां पे जब ये मीटिंग होती है तो उसके बाद में इनके कमेंट्स आते हैं और इनके कमेंट्स में ये साफ साफ ये कहते हैं कि अभी फंडामेंटल यानी एक बेसिक लेवल पे हमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जो हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड जो है उसको कब्जाया जाए यूएस के द्वारा, लेकिन यूएस वही चाहता है कि इसके ऊपर जो ये टेरिटरी है वो यूएस को बिलोंग करनी चाहिए, अब चाहे से बाय हुक हो या बाय क्रुक हो। और ऐसा वो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप जो अपने वीडियो में मेंशन कर चुके हैं कि इजी वे हो या हार्ड वे हो, मैं ग्रीनलैंड को कब्जा के रहूंगा। और इनके होता क्या है कि जब धीरे धीरे आप पहले वेनेजुला पे अपने आप को प्रूव कर रहे हो, थोड़े दिनों के अंदर आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा, तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो एक्चुअली में ये थ्रेट और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इससे पहले भी जब फर्स्ट टर्म था तब भी उन्होंने ऐसी बातें करी थी कि मैं ग्रीनलैंड को परचेस कर लूंगा। इवन इस टर्म में भी आए तो इनिशियली बात की गई थी कि ग्रीनलैंड को मैं परचेस कर लूंगा। हालांकि फिर काफी सारे मुद्दे हो गए, जैसे सीजफायर वाले मुद्दे, फिर उसके बाद में इंडिया और यूएस के जो रिलेशन थे वो काफी टेंस हो गए, फिर पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, फिर वेनेजुएला, देन ईरान। तो इसलिए ग्रीनलैंड को एक बार इन्होंने बैक सीट पे रख दिया था। अब ये जो हाई लेवल टॉक्स हुई है उसके बाद में जब ये कहा गया कि ये जो मेरी बातचीत हुई ये सारी फ्रैंक थी, ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव थी, बट हमारा डिसएग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है और एब्सोल्युटली ये जरूरी नहीं है कि यूएस ग्रीनलैंड को एक्वायर करे, ये साफ साफ वो कह चुके हैं। और उसके बाद में हमें फ्रांस और जर्मनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। अब ये किस ऑपरेशन के तहत हो रहा है? ये ऑपरेशन है आर्कटिक एंड्योरेंस। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं जहां पे आपको जो दानिश यानी डेनमार्क की आर्म फोर्सेस हैं और ये जो सारी मिलिट्री ट्रूप्स भेजी जा रही हैं उनके साथ में एक एक्सरसाइज होगी जहां पे बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली यूरोपियन नेशन, और ये तैयारी कर रहे हैं कि क्या हम रेडी हैं अगर ऐसा कोई अटैक हमारे ऊपर। अब देखिए, कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करने चाहेंगे कि यूएस अगर अटैक करेगा तो ग्रीनलैंड के ऊपर, और जब इनकी फोर्सेस यहां पे तैनात होंगी तो क्या पॉसिबल होगा यूएस के लिए इसको एक्वायर करना, कब्जा करना? बहुत आसानी से पॉसिबल होगा, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर वो मन बना ले। इवन यहां पे ये ट्रूप्स तैनात कर देते हैं। बट बात यहां पे है कि मैसेजिंग क्या जाएगी। मैसेजिंग ये जाती है कि एक तो डेनमार्क जो खुद नेटो मेंबर है, आप खुद नेटो मेंबर हो, आप नेटो मेंबर को लीड करते हो, यूएस जो है, और अगर यूएस ही एक नेटो मेंबर पे अटैक कर देगा तो जो एक प्रिंसिपल है ना इस नेटो ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, हम एक साथ आके अपने ही जो मेंबर्स हैं उनको बचाएंगे। लेकिन क्या हो जब आपस में ही मेंबर लड़ पड़े? ऐसा नहीं है कि दो मेंबर्स कभी पहले कन्फ्लिक्ट के लड़े नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले हैं जहां पे काफी सारे जो नेटो मेंबर्स हैं वो आपस में किसी ना किसी पॉइंट को लेके लड़ते रहते हैं। बट यहां पे केस स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डेनमार्क भी एक नेशन है,
एंड देन उसके बाद में यूएस भी एक नेटो मेंबर है, तो दोनों आपस में अटैक करेंगे। तो जो आपने ये बनाया था कि हम पे कोई अटैक करेगा आर्टिकल 5 के तहत, तो ये माना जाएगा कि सारे देशों, मतलब हम सारे देशों पे हमारा अटैक हुआ है, तो वो जो प्रिंसिपल है वो कहीं वो खतरे में आ जाता है। फिर जो ग्लोबल ट्रस्ट है, आपस में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट खत्म होने लगेगा कि अरे आपने तो हमारे मेंबर पे अटैक कर दिया। तो ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इसकी वजह से यूरोप और यूएस के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो भी सकते हैं। और आपको भी पता है यूरोप भी काफ़ी डिपेंड करता है यूएस के ऊपर, चाहे से उनकी टेक्नोलॉजिकल मार्केट हो या फिर उनका वैसे मार्केट हो, और इवन यूएस भी डिपेंड करता है यूरोपियन मार्केट के ऊपर, क्योंकि उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो यूरोप से आते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब इसके तहत जर्मनी जो है वो भी अपने पर्सनल को डिप्लॉय कर रहा है। इवन प्रेसिडेंट जो मैक्रोन, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि हमारी जो फ्रेंच मिलिट्री यूनिट्स हैं वो धीरे 1 बाय 1 आ रही हैं और आगे भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन सिर्फ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा, यहां पे आप देखिए डिप्लोमेसी वाइज भी फोर्टिफाई किया जा रहा है, यानी एक सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से चाहे वो कनाडा हो या फिर फ्रांस हो, उन्होंने साफ साफ ये कंफर्म कर दिया है कि जो नूक एक रीजन है ग्रीनलैंड के अंदर, वहां पे हम कंफर्म कर रहे हैं कि अब हम कॉन्सुलेट वहां पे खोलने वाले हैं। तो डिप्लोमेटिक वाइज भी कनाडा, फ्रांस और बाकी यूरोपियन नेशन अब ग्रीनलैंड के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जा रहे हैं, ना खाली मिलिट्री वाइज, बिल्कुल डिप्लोमेटिक वाइज। अब लेकिन जब दानिश फॉरेन मिनिस्टर यूएस की विजिट पे गए थे, तो वहां पे कोई सॉल्यूशन तो निकल के आया नहीं कि हम क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब हम एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो कि ये एक्सप्लोर करेगा कि क्या कोई कॉमन वे में या फिर एक ऐसा रास्ता जहां पे सारी की सारी पार्टी सहमत हो, वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो देखा जाएगा। अब हालांकि देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना मन बना चुके, तो बहुत मुश्किल लगता है, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ तो करने वाला हूं ग्रीनलैंड के ऊपर, चाहे से आपको पसंद आए या ना पसंद आए। और इवन 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है, जब रिपोर्ट्स आई थी तो ट्रंप ने साफ साफ ये ऑर्डर किया था यूएस आर्मी को कि आपको एक बहुत ही इमरजेंसी पे एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे हम ग्रीनलैंड में इन्वेड कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम पे भी काफी मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगेन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है तो ही विल डू दैट, और ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। अब पहले तो बहुत सारे रीजन की बात की जा रही थी, ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने कहा था कि ग्रीनलैंड जो है नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है, बट जो हम गोल्डन डोम बिल्ड कर रहे हैं ना, उसके लिए भी ग्रीनलैंड का यूनाइटेड स्टेट्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन डोम जो है वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल में ये कंप्लीट कर लेंगे, जिससे अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री कहीं से भी मिसाइल दागने की कोशिश करती है यूएस की टेरिटरी पे, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और ये गोल्डन डोम इनका आप कह सकते हो ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसके बारे में भी मैंने बात की हुई है अपने वीडियो के अंदर। और ये चीज इन्होंने ट्रूथ सोशल पे भी मेंशन करी कि यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रीनलैंड चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस गोल्डन डोम के लिए जो हम बना रहे हैं, और नेटो को इसमें लीड करना पड़ेगा, ये उन्हें समझना पड़ेगा। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो रशिया और चाइना इस टेरिटरी को हथिया लेंगे या फिर उनका दबदबा ज्यादा यहां पे होगा, और मैं ये चीज होने नहीं दे सकता। इवन जो मेरा मिलिट्री वाइज भी अगर आप देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की पावर है, उसके बिना ना तो नेटो कुछ है, और स्पेशली मेरे फर्स्ट टर्म में जो मैंने काम किया, जो इनकी आदत है हमेशा अपने आप को बड़ा चढ़ा के बोलना कि किस तरीके से ये अपनी व्याख्या बता सके, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो चीज़ यहाँ पे भी नजर आती है। और इवन इन्होंने ये भी कहा कि नेटो इफेक्टिव फोर्स भी नहीं होगा और ना ही किसी चीज़ को रोक पाएगा, नॉट इवन क्लोज, अगर यूनाइटेड स्टेट्स इनके साथ ना खड़ा हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेटो जो है और ज़्यादा ताकतवर बन सकता है और ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है अगर ग्रीनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बनता है। ये चीज़ इन्होंने रिसेंटली जब गोल्डन डोम के बारे में बात करी। अगर आप देखेंगे ना पुरानी हिस्ट्री में भी अगर आप जाएंगे, जब आप यूएस और ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तो इवन जब जर्मनी ने 1946 के अंदर डेनमार्क के अंदर इन्वेड किया था, तो यूएस ने उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम इनको डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, और वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश करी थी। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन, उन्होंने भी कहा था और एक ऑफर दिया था कि ग्रीनलैंड को हमें $100 मिलियन इन गोल्ड में खरीद लेना चाहिए, लेकिन डेनमार्क ने उस टाइम भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आप उसके बाद में 1867 में देखोगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे विलियम एच सीवार्ड, उन्होंने भी इस आइडिया को फ्लोट किया कि हमें ग्रीनलैंड को बाय कर देना चाहिए। देन उसके बाद में कोई फॉर्मल ऑफर दिया ही नहीं गया। सेम गोज इन 1910, जहां पे एक यूएस एम्बेसडर थे, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी, लेकिन अगेन ये जो प्रपोजल है ये आगे नहीं बढ़ पाया। 2019 के अंदर भी ट्रंप ने पब्लिकली एक्सप्रेस किया था कि मेरा इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड के अंदर, एंड देन 2024 में आके कहते हैं कि मैं इसको खरीदूंगा, और फिर उसके बाद में ये आइडिया बैक सीट पे जाके अब दोबारा से रिवाइव हुआ है जब से वेनेजुला के अंदर प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया है। अब जब डेनमार्क और यूएस की आप हिस्ट्री देखते हैं तो यूएस हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है।
इवन उनको खरीदने की कोशिश की गई है। इवन हर एक, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, प्रेसिडेंट हो, हर एक ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है स्टार्टिंग से ही कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमारा इंपॉर्टेंट है। बट जब आप डेनमार्क की बात करते हैं तो 1721 के टाइम पे डेनमार्क जो था वो एक कॉलोनी था ग्रीनलैंड की, और 1916 में वॉशिंगटन ने साफ साफ ऑफिशियली, यानी यूएस ने ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, डेनमार्क की सॉवरेनिटी है ग्रीनलैंड के ऊपर, यानी ग्रीनलैंड जो पार्ट है, जो टेरिटरी है, वो किंगडम ऑफ डेनमार्क का है। एंड साथ साथ में दानिश वेस्ट, यानी डेनमार्क का जो वेस्टर्न वाला रीजन है, यूएस वर्जिन आइलैंड जो आज आप जानते हैं, उसको 25 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। एंड देन फिर ग्रीनलैंड जो है कॉलोनी से फॉर्मल टेरिटरी बनती है। 2009 के अंदर ही अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कह देते हैं। लेकिन हालांकि आपको मैं बता दूं, अगर आप बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की, डिफेंस की और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज की, तो डेनमार्क का अभी भी कंट्रोल है और डेनमार्क उसको मोस्टली रेगुलेट करता हुआ नजर आता है व्हेन इट कम्स टू आपका ग्रीनलैंड। लेकिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसका सारा का सारा सार है इसकी ज्योग्राफी में। ठीक है, कहां ये लोकेटेड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड देखने को मिलता है, ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, आर्कटिक रीजन के अंदर पाया जाता है। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो जर्मनी से 6 गुना है, और जो यूएस का टेक्सास रीजन है उससे 3 गुना है। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। बट बात यहां पे ये है कि ग्रीनलैंड हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट रहा है, स्पेशली स्ट्रेटेजिक एसेट। क्यों? अगर मान लीजिए किसी भी नेशन की तरफ से मिसाइल दागी जाती है उस साइड, तो अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम आपको यहां से देखने को मिल सकती है। कोई नेवल एक्टिविटी हो रही है जिसपे आपको शक है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक में। और इवन जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं जहां से ट्रेड पास ऑन होती है, वहां पे भी आप अपना कंट्रोल दर्शा सकते हो। लेकिन उसके अलावा आज के टाइम पे ग्रीनलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको उसकी लोकेशन से पता चलेगा। पहली चीज आप देखिएगा, ग्रीनलैंड जो है मोस्टली, जो ये आर्कटिक सर्कल है, ग्रीनलैंड जो है मोस्टली आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। अब होता क्या है कि ये चीज यूनाइटेड स्टेट्स यानी वॉशिंगटन को एक एज देगी कि यहां से वो एक नेवल कॉरिडोर बना सकते हैं जो कि आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करेगा। पहली इंपॉर्टेंस बात यह है नेवल कॉरिडोर बनाना। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज है, जिस तरीके से अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, आइस मेल्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो लगभग 8 से 9 महीने बर्फ रहती है और फिर उसके बाद में आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ना शिपिंग रूट हो सकता है, ना कोई पोर्ट्स आप यहां पे बना सकते हो जिससे कि आप शिप से कार्गो पहुंचा सको, पैसेंजर्स को पहुंचा सको, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आइस पिघल रही है, तो बताया यह जाता है कि ग्रीनलैंड की जो टेरिटरी है वहां पे आपको एक तो रेयर अर्थ मेटल्स मिलेंगे जो आपकी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं। फॉर एग्जांपल आपको ईवीज बनानी है, इवन यहां पे आपको ऑयल बताया जाता है, गैस बताई जाती है काफी सारे साइंटिस्ट के द्वारा कि जब इसकी बर्फ पिघलेगी और एक्सप्लोरेशन शुरू होगा, क्योंकि अभी तक ऑयल का एक्सप्लोरेशन डेनमार्क ने बैन कर रखा है, इवन यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन डेनमार्क ने बैन कर रखा है। लेकिन अगर यहां से मान लीजिए ग्रीनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी बनती है तो ये सारा का सारा अपलिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो भी बैन लगा रखा है। एंड देन उसके बाद में चाहे वो रेयर अर्थ मेटल हो जो आपकी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में काम आ रहे हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में काम आ रहे हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो जो आपकी एविएशन इंडस्ट्रीज में काम आएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आएंगे, या फिर वो ऑयल और गैस या यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन हो, सब कुछ आपको यहां पे हेल्प करेगा हर एक सेक्टर के अंदर। तो एक तो आपका नेवल कॉरिडोर, दूसरे आपके रिसोर्स मटेरियल, और तीसरा यह है जिस तरीके से रशिया धीरे धीरे आर्कटिक रीजन के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर उसका अधिकार हो। एज वेल एज चाइना चाहता है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो जिससे ऑयल का एक्सप्लोरेशन, गैस का एक्सप्लोरेशन, रेयर अर्थ मेटल का एक्सप्लोरेशन किया जा सके। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो रशिया और चाइना कर लेंगे, और जिस तरीके से वो एक्सप्लॉइट करेंगे वो हमारे लिए ही सबसे खतरनाक साबित या डेंजरस साबित हो सकता है व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर एज वेल। और क्योंकि अभी आप देखेंगे रशिया जो है, आप यहां पे उसके मेजर पोर्ट्स हैं, बट होता क्या है कि 2 या 3 महीने ये पोर्ट्स काम करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक ही ऐसा होता है बर्फ पूरी तरीके से पिघली होती है। लेकिन धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये 2-3 महीने का टाइम 4 महीने हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा। तो यहां से वो ये जो नॉर्दर्न सी रूट बना रहे हैं, जिससे जो शिपिंग रूट है, ये जो ओरिजिनली आप शिपिंग रूट देखते हैं, इसको कम किया जा सके, क्योंकि अगर लंबा रूट है तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए रशिया जो है वो ये काम कर रहा है, और वो आइस ब्रेकर्स भी बना रहा है, ऐसी शिप्स बना रहा है जो आइस को ब्रेक भी कर सकते हैं। उसमें अभी यूएस पीछे है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये प्लान करके वो काउंटर कर सके सारी चीजों को। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो दुविधा आने वाली है वो यही है कि जो नेटो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पे काम करता है, जहां पे एक मेंबर पे अटैक हो तो सारे के सारे मेंबर ये समझेंगे हम पे अटैक हुआ है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा जब एक मेंबर दूसरे मेंबर को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डेनमार्क ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर अटैक ग्रीनलैंड के ऊपर होता है तो ये नेटो का एंड कर देगा। इवन जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी साफ साफ ये कहा था कि
एक और नेटो मेंबर की कंट्री पे अटैक करना ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल जो है ये बंद होना चाहिए। बट हाँ, इसकी वजह से नेटो के ऊपर काफी सारे सवाल होंगे। तो आपको मुझे बताना है कि क्या ये अलायंस सरवाइव कर पाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे मिलिट्री वाइज कुछ स्टेप लेते हैं और उसको कब्जा लेते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जनवरी 17 को ये हो रहा है। इवन साथ साथ हम एक अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे जो एजुकेटर्स ने खुद बनाए हैं। प्राइस इसकी 1999 में है। और अगर आप डिसाइड करते हैं तो आप हमारे साथ में 50% ऑफ सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हैं। So thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.